हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हम एक नए विषय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट इस समय मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। उसका कारण ये है कि इस बार मध्य प्रदेश पटवारी में ये नया सब्जेक्ट जुड़ा है और इस नए सब्जेक्ट को लेकर आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये कि मैनेजमेंट में हमको क्या पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से आज ये क्लास स्टार्ट हो रही है कि आपकी सारे समस्याओं का समाधान हो सके और आप इस विषय में अच्छे से अच्छा अचीव कर सकें। और आप जानते हैं कि पटवारी में मैनेजमेंट के 25 क्वेश्चंस आएंगे और मैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से लक्ष्य एकेडमी के मंच से सिर्फ ये कोशिश करूंगा कि 25 में से आपको या तो 22, 23 या 24 या 25 नंबर दिला सकूं। तो विषय शुरू करते हैं। इस विषय में बता दें लगभग 12 यूनिट्स हैं और 12 यूनिट्स में आज हम पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 में आपको 2 वीडियो क्लास प्रोवाइड होगी। इन दोनों वीडियो क्लास से आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शायद आपको ना तो कोई किताब पढ़ना पड़ेगी, ना ही किसी और लेक्चर को देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं मैनेजमेंट। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे ये बताऊं, उसके पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर मैनेजमेंट होता क्या है, प्रबंधन क्या होता है। वास्तव में बेटा हम इस शब्द का इतना प्रयोग कर चुके हैं अपनी जिंदगी में कि हम खुद ही नहीं बता पाते कि मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई भंडारा खाने जाते हैं भगवान का, तो वहाँ भंडारा खाते हैं, हम जाते हैं, हम बैठते हैं, पूड़ी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, भंडारे का प्रसाद लेकर हम उठकर जाकर पानी पीते हैं और पानी पीकर हम चले जाते हैं। यदि हमको भंडारे की सारी व्यवस्था अच्छी लगी, समय पे पूड़ी मिली, गर्मा गर्म पूड़ी मिली, तो हम क्या बोलते हैं, पूड़ी भी मिली, गर्मा गर्म मिली, भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि एक तरफ से भंडारा खाने वाले आ रहे थे और एक तरफ से जा रहे थे, भीड़ भी नहीं थी। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भंडारे में मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, मतलब आपने भंडारे में भी मैनेजमेंट देख लिया। दूसरा, यदि हम दिन भर अपने आप को शेड्यूल बनाते हैं कि सुबह इतने बजे क्लास जाऊंगा, इतने बजे पढ़ाई करूंगा, तो आप क्या बोलते हैं कि ये मेरा टाइम मैनेजमेंट है, यानी आपने टाइम के साथ भी मैनेजमेंट यूज कर लिया, ये टाइम मैनेजमेंट है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में कई सारी नदियां हैं और इन नदियों में गंगा, यमुना, इनमें कई सारे बांध बने हैं, डैम बने हैं ताकि बाढ़ ना आ जाए। तो जब हम पानी को मैनेज करते हैं तो ये बोलते हैं कि ये भारत का वाटर मैनेजमेंट है, मतलब पानी का भी प्रबंधन होता है, यानी पानी में भी मैनेजमेंट, भंडारे में भी मैनेजमेंट, समय का मैनेजमेंट। यदि हम किसी हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में यदि बहुत साफ सफाई है, बहुत वहाँ के नर्स और डॉक्टर्स हेल्पफुल हैं, तो हम बोलते हैं हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। यदि हम कोई कोचिंग क्लास जाते हैं, हमको प्रॉपर नोट्स नहीं मिलता, हमारी क्लासेस नहीं लगती और हमारे टेस्ट नहीं होते, तो हम क्या बोलते हैं, कोचिंग का मैनेजमेंट बड़ा खराब है। इसका मतलब कोचिंग में भी मैनेजमेंट है, भंडारे में भी मैनेजमेंट है, टाइम में भी मैनेजमेंट है। तो आखिर जो हम मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं, आज से शुरू करेंगे, वो कौन सा मैनेजमेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, आज से हम जो भी पढ़ेंगे मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट है संगठन में प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर संगठन होगा, दुनिया में जहां भी संगठन होगा वहां मैनेजमेंट जरूर होगा। हम पढ़ने जा रहे हैं संगठन में मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। अब वो चाहे संगठन, अब संगठन क्या होता है नए लोगों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में जहां लोग समूह में काम करते हैं, बहुत सारे लोग, टीम वर्क या कलेक्टिव फॉर्म में, जहां पर लोगों द्वारा समूह में काम किया जाता है, कई लोग मिलकर, उसी को संगठन बोलते हैं और उस संगठन में मैनेजमेंट होता है। दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं होता जहां पर मैनेजमेंट नहीं होता, पहली बात। चाहे वो संगठन बड़ा हो तो भी चलेगा, छोटा हो तो भी चलेगा। मतलब इंदौर का एक बहुत फेमस होटल है सायाजी होटल, और सायाजी होटल का अपना मैनेजमेंट है, मगर एक छोटा रेस्टोरेंट भी है जहां पर खाना मिलता है, कॉफी शॉप है, वहां भी मैनेजमेंट है। स्कूल में भी मैनेजमेंट है, अस्पताल में भी मैनेजमेंट है। एक मंदिर की बात करूं, शिरडी वाले साईं बाबा को सब जानते हैं।
शिरडी वाले साईं बाबा, जम्मू कश्मीर आप जाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने, उस मंदिर में भी मैनेजमेंट है, यानी बहुत सारे मैनेजमेंट है। सीधी सी बात यह है कि दुनिया में जहां जहां ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां वहां मैनेजमेंट भी होगा। दूसरी बात कि बड़ी बड़ी कंपनी आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी कंपनी है, गूगल एक बड़ी कंपनी है, यूट्यूब एक बड़ी कंपनी है। ये जितनी भी कंपनी बहुत सक्सेसफुल हैं, इसका एक ही कारण है कि उनका मैनेजमेंट बहुत जोरदार है। क्योंकि कुछ कंपनी फेल हो जाती हैं और मार्केट से बाहर चली जाती हैं, मतलब उनका मैनेजमेंट वीक होता है, कमजोर होता है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि ऊंचाई पर है, सक्सेसफुल है, तो उसके पीछे कोई ना कोई सोची समझी रणनीति है, कोई ना कोई सोची समझी स्ट्रेटजी है, और उसी स्ट्रेटजी को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो हर संगठन में मैनेजमेंट होता है, चाहे वो संगठन बड़ा हो तो भी चलेगा, छोटा हो तो भी चलेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, अब मैनेजमेंट में आज क्या पढ़ेंगे? आज हम मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, पहला आप कॉपी निकाल लीजिए और ये नोट कर लीजिए कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे और आगे हमको यूनिट नंबर 1 में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का अर्थ क्या है। तो अर्थ अभी समझाता हूं आपको, मगर उसके साथ, अर्थ समझाने के साथ इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों ने मैनेजमेंट की अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो किस व्यक्ति ने क्या डेफिनेशन दिया है यह आपको कंठस्थ याद करना पड़ेगा यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी डेफिनेशन लिखूंगा वो सब मैं आपको याद कराऊंगा। उसके लिए मेरे पास तरीका है, आप पूरी डेफिनेशन नहीं याद कर सकते, आप उसके कुछ कीवर्ड्स पकड़ेंगे और आप वहां पर टिक लगा देंगे कि ये डेफिनेशन इस बंदे की है। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अर्थ और परिभाषा। अर्थ और परिभाषा पढ़ने में ही हमको 10 से 15 मिनट लग जाएगा। इट मीन्स मीनिंग एंड डेफिनेशन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की विशेषता। अब आप देखते जाना क्या क्या आपका कंप्लीट होगा। प्रबंधन की विशेषता मतलब इंग्लिश में बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इंग्लिश मीडियम वाले दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ना है। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो भी इंग्लिश में ही पढ़ें इसको। जितने शब्द मैं इंग्लिश में बोलूँगा आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। तीसरा हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य इट मीन्स पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस कहें या ऑब्जेक्टिव कहें। मैनेजमेंट के कितने उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का स्तर क्या होता है। इट मीन्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल यानी मैनेजमेंट का 3 लेवल होते हैं, अभी बात करेंगे हायर लेवल की, मिडिल लेवल की एंड लोअर लेवल की। इसके बाद हमको पढ़ना इसी यूनिट में, ये सब क्या लिख रहे हैं सर? सर लिख रहे हैं यूनिट नंबर 1 है। आप कोई सी भी किताब खरीदिए, आपको यूनिट नंबर 1 में यही सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मेन है, मैनेजमेंट के कार्य क्या हैं, आखिर मैनेजमेंट क्या काम करता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। नेचर यानी प्रकृति कैसी है, क्या ये विज्ञान है, क्या ये कला है, क्या ये पेशा है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो लिख देते हैं प्रकृति भी पढ़ेंगे, नेचर। नेचर इंग्लिश में भी लिख लेंगे नेचर। और 7वें नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है 7वां नंबर, फिर भी लिख लीजिए, हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। इंग्लिश में बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का। तो आप देख लीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा, ये सब आपको 10-10 मिनट लगेगा सबको समझाने में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन। उसके बाद मैनेजमेंट की विशेषता, उसके बाद मैनेजमेंट के उद्देश्य, उसके बाद मैनेजमेंट के स्तर कितने होते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट काम क्या करता है, उसके बाद मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, उसके बाद मैनेजमेंट का हमारे यहाँ क्या महत्व है, दुनिया में इसका क्या महत्व है। तो शुरू करेंगे। सभी लोग अपनी कॉपी पे हेडिंग बनाएंगे मैनेजमेंट का अर्थ और परिभाषा। यानी अब मैं आपको डेफिनेशंस बताना शुरू कर रहा हूँ और जितनी डेफिनेशन मैं बताऊँगा 7, 8, 9 आप सबको याद कर लेंगे। मैं याद कराऊँगा, वो मेरी गारंटी है। आप कोशिश करेंगे कि जैसा मैं आपको कीवर्ड्स दूं आप वैसे याद करते चलें। तो शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मैनेजमेंट का अर्थ। मैनेजमेंट का अर्थ, अब क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग के 2 मायने हैं। या तो आप छोटा सोचें, छोटा सोचें तो आप बोलेंगे संकुचित अर्थ।
इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे नैरो व्यू क्या है इसका। और यदि बड़ा सोचें तो बोलेंगे आप इसका व्यापक अर्थ, यानी इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट क्या है, ब्रॉड व्यू क्या है। तो लिख देते हैं इसके दो प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। इसके दो प्रकार के अर्थ होते हैं, एक होता है संकुचित दृष्टिकोण, नैरो व्यू क्या है इसका संकुचित दृष्टि से, और एक होता है व्यापक दृष्टि से। व्यापक यानी ब्रॉड, इंग्लिश में लिख देते हैं ब्रॉड एंड नैरो, ब्रॉड एंड नैरो। देखिए मैनेजमेंट पढ़ने से पहले जब तक ये सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे 12 यूनिट तक, तब तक आप अपने दिमाग में या तो कोई कंपनी रख लीजिए, या कोई फैक्ट्री रख लीजिए, या कोई इंडस्ट्री, कोई होटल, कुछ भी दिमाग में रख लीजिए जिसमें कई लोग काम करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं। मान लीजिए इंदौर का सायाजी होटल रख लीजिए, मुकेश अंबानी जी का रिलायंस रख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट रख लीजिए, सुंदर पिचाई का गूगल रख लीजिए, शिव नाडार का HCL रख लीजिए। कोई सी भी एक कंपनी को माइंड में आप रख लीजिए, आखिरी तक आपके पास यही कंपनी रहेगी। चले शुरू करते हैं। संकुचित क्या है? संकुचित का मतलब होता है बेटा, आपने सुना होगा कि ये हमारे मैनेजर हैं। मैनेजर कौन होते हैं? जो मैनेजमेंट वाले फंक्शन करेंगे वो मैनेजर होंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी भी मैनेजर हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी जी, यदि पॉलिटिकल व्यू में देखें तो मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक मैनेजर हैं, हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी एक मैनेजर हैं। तो ये पॉलिटिकल व्यू बता दिया मैंने। हमारी आपकी कोचिंग क्लास होगी या आपका स्कूल होगा, वहाँ पर जो हेड है आपका, जिसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल है, वो भी मैनेजर है। तो मैनेजर जो काम करते हैं वही मैनेजमेंट है, या फिर मैनेजमेंट का काम जो करते हैं वही मैनेजर है। तो सीधी सी बात है, किसी भी संगठन में ऊपर के लोग जो होते हैं बेटा, ये मैनेजर होते हैं। अभी तो एकदम बच्चों जैसा सीखेंगे, ऊपर के लोग मैनेजर होते हैं और नीचे के लोग क्या होते हैं? ये वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं। यानी ऊपर के लोग काम करवाते हैं और नीचे के लोग काम करते हैं। ऊपर के लोग काम करवाते हैं और नीचे के लोग काम करते हैं। तो इसका संकुचित व्यू क्या बोलता है? संकुचित व्यू बोलता है कि लोगों से काम कराने की कला। फिर से देख लीजिए क्या लिखा है मैंने, आर्ट, कला, लोगों से काम कराने की। मतलब जो मैनेजर्स होंगे वो अपने नीचे वाले जो लोग हैं, उनसे नीचे जो लोग होंगे उनको आप सबऑर्डिनेट बोलेंगे, हिंदी में अधीनस्थ बोलेंगे। अधीनस्थों से काम कराना ही मैनेजमेंट है। मगर ये छोटा व्यू है। इसका छोटा व्यू क्यों है? ये पुराना व्यू है। पुराना व्यू क्या बोल रहा है कि जो मैनेजर होते हैं वो नीचे के लोगों से सिर्फ काम कराते हैं। तो क्या मैनेजर्स काम नहीं करते? वो भी तो करते हैं। क्या नीचे के लोग और ऊपर के लोग अलग अलग हैं? नहीं, अब दृष्टिकोण बदल गया है, अब समय बदल गया है, अब ये परिभाषा छोटी हो चुकी है। तो इसमें आपको बोलना है, संकुचित दृष्टिकोण से बात करूं तो लोगों से यानी व्यक्तियों से काम कराने की कला को ही मैनेजमेंट कहा गया है। और आपकी यहीं से परिभाषा शुरू हो चुकी है। और ये परिभाषा है मेरी पार्कर फॉलेट की। मेरी पार्कर फॉलेट एक व्यक्ति है। ये परिभाषा नंबर 1। आप नंबर 1 डालते जाना, क्योंकि सर आपको 8 से 10 परिभाषा देने वाले हैं। अभी एक परिभाषा हो गई, आपके सामने इतना लिखा हुआ आएगा कि मेरी पार्कर फॉलेट की क्या परिभाषा है। तो आप बोलेंगे लोगों से काम कराने की कला, इसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। मगर इसके बड़े व्यू की बात करूं, बड़ा व्यू क्या बोलता है? बड़ा व्यू बोलता है कि मैनेजमेंट सिर्फ काम नहीं कराता है, मैनेजमेंट काम करता भी है। और मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मैनेजमेंट एक इतनी बड़ी प्रक्रिया है जिसके अंदर कई सारी प्रक्रिया आती है। मतलब कई प्रक्रिया आएंगी और सबको मिलकर जो बड़ी प्रक्रिया बनेगी वो मैनेजमेंट है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यहां लिखूंगा मैनेजमेंट एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, व्यापक मतलब ब्रॉड यानी बड़ी। मैनेजमेंट एक व्यापक प्रक्रिया है, ये इसका ब्रॉड व्यू है, मतलब इसका व्यापक दृष्टिकोण है, बड़ी सोच है। यदि आप व्यापक दृष्टि से देखें तो मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, और आप संकुचित दृष्टि से देखें तो मैनेजमेंट केवल लोगों से काम कराने की कला है। अब आपको बताते हैं कि आपने बोला सर ये व्यापक प्रक्रिया है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है और इसके अंदर क्या क्या आता है? बेटा इसके अंदर कई चीजें आती हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, आप लोग हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं इसको इंग्लिश में ही करेंगे बेटा, ठीक है? क्योंकि हिंदी में 3-3, 4-4 शब्द मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रक्रिया में प्लानिंग आता है, P लिख दिया,
ऑर्गेनाइजेशन आता है, ओ लिख दिया, स्टाफिंग आती है, एस लिख दिया, डायरेक्शन आता है, डी लिख दिया, कोऑर्डिनेशन आता है, सी ओ लिख दिया, आर आता है, रिपोर्टिंग लिख दिया, बजटिंग आती है, बजटिंग लिख दिया। यदि इस शब्द को आप पढ़ें तो ये लिखा है पोस्ट कोर्ब, ये आपसे एग्जाम में आएगा। व्हाट इज पोस्ट कोर्ब, व्हाट इज पोस्ट कोर्ब, पोस्ट कोर्ब क्या है? तो सबसे पहले बता दें कि ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लूथर गुलिक। क्या नाम है? लूथर गुलिक। आपसे पूछेगा पोस्ट कोर्ब का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? आप बोलेंगे लूथर गुलिक ने दिया। किसने दिया? लूथर गुलिक। तो लिख देते हैं पोस्ट कोर्ब दिया है लूथर गुलिक, लूथर गुलिक। और यदि जोड़ा पूछ लेता है तो गुलिक के साथ एक व्यक्ति और हैं उर्विक, उर्विक, तो हम इनको एक साथ बोलते हैं गुलिक एंड उर्विक। गुलिक एंड उर्विक ने दिया है पोस्ट कोर्ब। पहला तो आपके पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पोस्ट कोर्ब किसने दिया? आप बोलेंगे लूथर गुलिक ने दिया। और फिर दूसरा आएगा पोस्ट कोर्ब में कितनी टेक्निक्स बताई गई है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको यहां पर कैरेक्टर 8 मिलेंगे मगर टेक्निक आप बोलेंगे 7 बताई गई है। एक बार रिवाइज कर लेंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख देते हैं एक बार। पी का मतलब होता है इंग्लिश में प्लानिंग, और प्लानिंग को लिखेगा वो नियोजन। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसको लिखेगा हिंदी में संगठन। एस का मतलब होता है स्टाफिंग, स्टाफिंग को लिखेगा नियुक्ति। डी का मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन को लिखेगा निर्देशन। को का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन को लिखेगा समन्वय, समन्वय। और आर का मतलब होता है रिपोर्ट, रिपोर्ट को आप हिंदी में भी रिपोर्ट ही बोले तो अच्छा है। और ऊपर लिख दिया बजटिंग, बजटिंग मतलब हिंदी में भी आप इसको बजट ही बोले। ये 7 टेक्निक्स हैं, ये 7 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं बेटा। और ये सातों प्रक्रिया अभी तो मैंने 7 ही बताई है, इसमें 8वीं भी आ जाएगी कंट्रोलिंग, इसमें 9 नंबर की आ जाएगी मोटिवेशन, इसमें 10 नंबर का आ जाएगा लीडरशिप। यानी कई सारी प्रोसेस हैं, इन सारी प्रोसेस से मिलकर जो प्रोसेस बनी है वही मैनेजमेंट है, और वही उसका व्यापक दृष्टिकोण है, उसका ब्रॉड व्यू है। तो सीधी सी बात, अभी तो इतना सीखे कि पोस्ट कोर्ब लूथर गुलिक ने दिया है, और पोस्ट कोर्ब में क्या मिलाकर, कितने मिलाकर 7, कुल मिलाकर 7 टेक्निक्स या 7 प्रक्रियाएं बताई गई है। अभी आपने कुछ नहीं सीखा, अभी आपने सिर्फ सीखा है कि अर्थ क्या होता है मैनेजमेंट का। छोटे तौर पर सोचें तो लोगों से काम कराना मैनेजमेंट है। एक परिभाषा याद हो गई मेरी पार्कर फॉलेट की। और व्यापक दृष्टि से देखें तो पोस्ट कोर्ब बताया गया है लूथर गुलिक द्वारा। और मैं पूछूंगा व्यापक दृष्टिकोण से, तो आप बोलेंगे सर व्यापक दृष्टिकोण से तो प्रबंधन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी प्रक्रियाएं आती हैं, और ये सारी प्रक्रियाएं मैनेजमेंट में शामिल हैं। ये आपकी 2 बातें हो गई। आपने सिर्फ अभी एक ही डेफिनेशन पढ़ी है, और वो है मेरी पार्कर फॉलेट की। जैसा कि मैंने अभी बताया कि दुनिया में जहां भी संगठन होगा, दुनिया में जहां भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां मैनेजमेंट भी होगा। तो ध्यान रखें, एक व्यक्ति का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो व्यक्ति का नाम है पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर, आप बोल सकते हैं कि यही है फादर ऑफ मैनेजमेंट। इन्हीं को प्रबंधन का पिता भी कहा गया है कई जगह पर। तो ये इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा है, देखिए जरा, बड़ी अच्छी बात बताएंगे। ये क्या बोलते हैं, दुनिया में जितने भी व्यापार हैं, व्यापार का मतलब ट्रेड, ट्रेड यानी बिजनेस, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां बिजनेस हो वहीं मैनेजमेंट होगा, जहां पर प्रॉफिट हो वहीं मैनेजमेंट होगा। देखिए बेटा, एक एनजीओ की बात करता हूं, एक एनजीओ की बात करता हूं। आप सभी लोग कैलाश सत्यार्थी को जानते हैं, मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया क्योंकि उन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और कैलाश सत्यार्थी ने क्या किया है, सारी जिंदगी बच्चों को बचाया है। वो बच्चे जो अनाथ हैं, वो जो भीख मांगते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, रहने के नहीं हैं, रहने के लिए मकान नहीं, उन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, एजुकेशन दी। और कैलाश सत्यार्थी का क्या नाम है, कैलाश सत्यार्थी का आंदोलन क्या है, उनका आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन। ये कैलाश सत्यार्थी, एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये कहाँ के हैं, विदिशा जिले के हैं। तो कैलाश सत्यार्थी का एक एनजीओ है बेटा, एनजीओ। एनजीओ मतलब वो लोग तो कोई प्रॉफिट नहीं कमाते, मतलब वहां पर लाभ नहीं होता है, वहां पर सेवाएं दी जाती हैं। इसका मतलब ये कि मैनेजमेंट हर जगह होगा, चाहे वो प्रॉफिट के लिए बना हो या बिना प्रॉफिट के लिए किसी सर्विस के लिए बना हो, किसी सर्विस के लिए बना हो, तो वहां भी मैनेजमेंट होगा। इसका मतलब दुनिया में जहां जहां संगठन हैं, चाहे वो प्रॉफिट कमा रहे हो या किसी को सेवा दे रहे हो,
अस्पताल, अस्पताल का उद्देश्य क्या है? लोगों का इलाज करना, तो वहां भी मैनेजमेंट है। तो पीटर ड्रकर बोलते क्या हैं? पीटर ड्रकर बोलते हैं चाहे व्यापार ले लो या ब्रैकेट में ऑर्गेनाइजेशन लिख लो, हर ऑर्गेनाइजेशन का गतिशील तत्व, गतिशील एंड, दो शब्द देंगे आपको, गतिशील और जीवनदायी, जीवनदायी तत्व मैनेजमेंट है। ये बात आप याद रखेंगे। ये गोला बना दिया, आपसे पूछेगा किसने कहा है कि हर संगठन का, हर व्यापार का गतिशील और जीवनदायी तत्व। इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे तो आपको बोलना होगा डायनेमिक। गतिशील को आप क्या बोलेंगे? डायनेमिक। और आशु बताइए जीवनदायी तत्व को क्या बोलेंगे? वेरी गुड, लाइफ गिविंग एलिमेंट। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? डायनामिक एंड लाइफ गिविंग एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सभी संगठन का गतिशील और जीवनदायी तत्व क्या है? वो जो गतिशील और जीवनदायी तत्व है उसे ही ये क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट बोल रहे हैं। मैनेजमेंट, ये आपको एग्जाम में आएगा, ये आपको एग्जाम में आएगा। पीटर ड्रकर ने क्या बोला है? पीटर ड्रकर ने बोला है कि दुनिया के जितने भी संगठन हैं वो संगठन क्यों चल रहे हैं पता है? यदि उनमें मैनेजमेंट नहीं होता, मैनेजमेंट नहीं होता तो संगठन कब से डूब चुके होते। इसका मतलब ये कि दुनिया की जितनी बड़ी कंपनी हैं जो प्रॉफिट में हैं, बहुत नाम कमा चुकी हैं, यूट्यूब नाम कमा चुका है, अमेजन नाम कमा चुका है, गूगल है सुंदर पिचाई का, माइक्रोसॉफ्ट है, मुकेश अंबानी का रिलायंस है, बेटा ये सब सक्सेसफुल कंपनी है। जितनी सक्सेसफुल कंपनी है उनके पीछे क्या कारण है? उनके सक्सेस का क्या कारण है? आप बोलेंगे उनकी मैनेजमेंट की क्वालिटी है। मतलब यदि आपका मैनेजमेंट खराब है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कुछ दिन टिकेगा, उसके बाद आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए सब कुछ मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। जिसका मैनेजमेंट अच्छा है वो कंपनी बहुत आगे होती है, और जिनका मैनेजमेंट खराब होता है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाते हैं और एक दिन मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसी बात को क्या बोल रहे हैं? पीटर ड्रकर बोल रहे हैं। लिख देते हैं पीटर ड्रकर, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर ने क्या बोला है? तो आप बोलेंगे सर पीटर ड्रकर ने बोला है कि दुनिया में जितने भी संगठन हैं, दुनिया में जितने भी संगठन हैं उनका गतिशील और जीवनदायी तत्व क्या है? मैनेजमेंट। उनका डायनामिक एंड लाइफ गिविंग एलिमेंट को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। अब आप देखिए, एक आपकी परिभाषा हो चुकी है मेरी पार्कर फॉलेट, और दूसरी हो चुकी है पीटर ड्रकर। अब मैं तीसरी परिभाषा लेके आ रहा हूं। जो मैं तीसरी परिभाषा लाऊंगा बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो है हेनरी फेयोल की। और आप 11th बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर कहीं भी पढ़ेंगे, हेनरी फेयोल नंबर 1 पर आएगा। क्योंकि आगे चल के जब मैं यूनिट सेकेंड स्टार्ट करूंगा बेटा तो हेनरी फेयोल के बारे में पूरा बताऊंगा। क्योंकि जब आगे सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो आपको मालूम पड़ेगा जो हेनरी फेयोल साहब हैं इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं। और आप पटवारी की एग्जाम जब देने जाएंगे तो पूरे 14 प्रिंसिपल आपकी उंगली पर होना चाहिए, क्योंकि वो पूछ लेगा इनमें से कौन सा प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने नहीं दिया। तो आगे चल के करेंगे यूनिट 2 में, मगर आज तो हेनरी फेयोल की हम क्या करेंगे? हम डेफिनेशन याद करेंगे। मगर आप डेफिनेशन बेटा पूरी नहीं याद करेंगे, मैं आपको जैसे सिखाऊंगा आप वैसे सीखते चलेंगे, अपने आप आपका विषय कंप्लीट होगा। देखिए लिख देते हैं तीसरी परिभाषा। एक हो गई मेरी पार्कर फॉलेट, दूसरी हो गई पीटर ड्रकर, पीटर ड्रकर, पीटर ड्रकर। तीसरी आ रही है हेनरी फेयोल ने क्या कहा है? देखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा बहुत पूछता है। हेनरी फेयोल ने कहा है कि मैनेजमेंट क्या है। ध्यान से सुनना, अभी लिखना नहीं, लिखेंगे बाद में, ठीक है? मैं उसको कोड बना के दूंगा। हेनरी फेयोल ने कहा है पूर्वानुमान लगाना, किसी चीज के बारे में पूर्वानुमान लगाना, पहले से अनुमान लगाना। एक दूसरा, अब देखना क्या क्या शब्द आएंगे। उन्होंने कहा है नियोजन, 6 शब्द दिए हैं, नियोजन। दूसरा दिया है संगठन, अभी हिंदी मीडियम वाले भी नहीं लिखेंगे, इंग्लिश भी नहीं, सिर्फ सुनेंगे, मैं आपको याद कराने का तरीका दूंगा। नियोजन, संगठन, उसके बाद आदेश, उसके बाद कंट्रोल यानी नियंत्रण, नियोजन पी, संगठन ओ, अब इसको इंग्लिश से याद करेंगे, ठीक है? सी से कमांड। अब देखिए बेटा, आपको मैं बोलूंगा मैं आदेश देता हूं तो आप बोलेंगे आदेश को इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है? ऑर्डर बोलते हैं, बट यहां पर आपको जब तक पढ़ना है मेरे साथ, जब तक आप आदेश को कमांड बोलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आदेश के लिए कमांड शब्द यूज करेंगे। यह है नियंत्रण,
नियंत्रण को आप बोलते हैं कंट्रोल, कंट्रोल। एंड इसके बाद बचता है समन्वय, समन्वय को आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। ये है हेनरी फेयोल की डेफिनेशन। आप देखिए बेटा, सभी ने लगभग लगभग एक जैसी डेफिनेशन दी होगी, है ना, क्योंकि चीजें तो वही हैं। इन्होंने भाई साहब ने सभी रख दिया इसमें, रिपोर्टिंग, बस्टिंग, मगर ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, तो इन भाई साहब को पकड़ना है तो आपको मैं फॉर्मूला दे रहा हूं POC3, बस इसको रट डालना, 1 नंबर मिल जाएगा। जब भी मैं आपसे पूछूंगा हेनरी फेयोल की डेफिनेशन क्या है, हेनरी फेयोल ने प्रबंधन की, मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन दी है, तो आप बोलेंगे सर हेनरी फेयोल ने बोला है POC3। क्या बोला है? POC3 क्या होता है? P से प्लानिंग होता है, नियोजन, O से ऑर्गेनाइजेशन होता है, C से कमांड होता है, फिर अगले C से कंट्रोलिंग होता है और अगले C से कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये हो गए आपके हेनरी फेयोल। कितनी परिभाषा हो गई? 3 हो गई। ध्यान रखते जाना क्या क्या पढ़ा। मेरी पार्कर फॉलेट, लोगों से काम कराने की कला। पीटर ड्रकर, हर संगठन का जीवनदायी तत्व, लाइफ गिविंग एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक एंड लाइफ गिविंग एलिमेंट, जीवनदायी और गतिशील तत्व क्या है? मैनेजमेंट है। और तीसरा हेनरी फेयोल क्या बोल गए? हेनरी फेयोल बोल गए POC3 ही मैनेजमेंट है, POC3 ही क्या है? मैनेजमेंट। गुलिक साहब क्या बोल गए? गुलिक साहब बोल गए पोस्ट कोर्ब। इसको ऐसा लिख कर देगा बेटा एग्जाम में, हिंदी मीडियम के पेपर में देखो ऐसा आएगा, पोस्ट कोर्ब क्या है, ऐसा लिखा रहेगा। पढ़ा होगा तो आप बता देंगे कि पोस्ट कोर्ब गुलिक ने दिया है, और पोस्ट कोर्ब में कितनी टेक्निक्स है? 7 टेक्निक्स है। ये हो गई आपकी परिभाषा नंबर 4, ये 4 हो गई। अब चल रहा हूं 5वीं परिभाषा की ओर। 5वीं परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये जितनी भी आप मार्केट में किताबें खरीदेंगे सब में ये परिभाषा मिलेगी। एक बात बताइए मुझको, मैनेजमेंट का संबंध, ये पोडियम रखा है, ये कुर्सी रखी है, टेबल रखी है, वो मशीन रखी है, मेरी फैक्ट्री है, वो मशीन रखी है, वो दीवार है, क्या इन वस्तुओं से है? नहीं, मैनेजमेंट का संबंध तो हमसे है, इंसानों से है, व्यक्तियों से है। तो एक ऐसी ही परिभाषा है, मतलब मैनेजमेंट कहाँ होगा? जहाँ इंसान होंगे। भाई ये घड़ी, दीवार, मशीन, माल, ये सब तो कोई सुनेंगे नहीं हमारी बात, इंसानों को ही हम बोलेंगे काम करने के लिए। हम मैनेजर हैं, मान लीजिए मैं मैनेजर हूं, तो मैं किससे संबंध रखूंगा? मेरे कर्मचारियों से, मेरे वर्कर से। तो एक लाइन बहुत अच्छी आती है, ध्यान से सुनेंगे क्या है वो लाइन है कि मैनेजमेंट व्यक्तियों का विकास है। इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ पर्संस, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। कितना अच्छा स्टेटमेंट देखिए, मैनेजमेंट व्यक्तियों का विकास है, व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। वस्तु मतलब थिंग्स, जो भी सामान होते हैं, गुड्स होता है, घड़ी होती है, कुर्सी होता है, टेबल होता है। वस्तुओं का निर्देशन मतलब डायरेक्शन। इसको जरा आराम से पढ़ लीजिए, इसको क्यों बोला जा रहा है बताएं आपको, क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बेटा यदि मेरी कंपनी है और आप सब लोग मेरे यहाँ वर्कर्स हो, काम करते हो, मैं इसका मालिक हूं, मैं ही मैनेजर भी हूं, मैं ही डायरेक्टर हूं, तो आप मेरे यहाँ काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलती होगी उसकी, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के माध्यम से आपका भी विकास होता है, आप भी डेवलप होते हैं, आपका प्रमोशन होता है, हर प्रकार से आपका विकास होता है। तो यही बोल रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो व्यक्तियों का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सन है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। किसी वस्तु को निर्देशित नहीं कर रहे हैं, किसी वस्तु को हम डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, हम किसी व्यक्ति को डायरेक्शन दे रहे हैं। और जब किसी व्यक्ति को डायरेक्शन दे रहे हैं तो उस व्यक्ति का भी विकास हो रहा है। यदि आप मेरे यहाँ काम कर रहे हैं तो आपकी वजह से मेरी कंपनी ऊपर जा रही है, तो मेरी वजह से आपका परिवार चल रहा है, आपका भी फ्यूचर मेरे ऊपर डिपेंड है। यदि आप रिलायंस में कोई बड़ी पोस्ट पर हैं, आप रिलायंस में कहीं आप एयरटेल में किसी पोस्ट पर हैं,
तो आपका भी उस ऑर्गेनाइजेशन से आपका भी विकास होता है और आपसे उस ऑर्गेनाइजेशन का विकास होता है, दोनों का एक दूसरे से विकास होता है। तो इसीलिए क्या बोला गया है, बोला यह गया है कि मैनेजमेंट क्या है, व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये क्वेश्चन आता है, ये बोला है लॉरेंस एप्ले ने। क्या बोला है? लॉरेंस एप्ले ने। लिख दीजिए नाम, ये हो गई पांचवी परिभाषा, लॉरेंस एप्ले। लॉरेंस एप्ले का डेफिनेशन याद रखेंगे। अगला चलते हैं, छठी परिभाषा। छठी परिभाषा बहुत अच्छी है, सबके लिए कीवर्ड्स बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। एक व्यक्ति का नाम आएगा स्टैनले वेंस। स्टैनले वेंस लिख देते हैं पहले नाम, कठिन कठिन नाम आएंगे बेटा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। स्टैनले वेंस। क्या बोला है इन्होंने जो बोला है पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ये देखते हैं इनको याद कैसे करना है। इन्होंने बोला है कि जो मैनेजमेंट है कुछ भी नहीं है, मैनेजमेंट निर्णयन करना है, निर्णयन। और निर्णयन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। मैंने हिंदी मीडियम वालों को भी यही बोला कि इंग्लिश में पढ़ेंगे। इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करता है, मतलब डिसाइड करता है मतलब डिसीजन लेता है। और उसके बाद क्या करता है, और उसके बाद यदि आपने काम नहीं किया तो आप पे कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मैनेजर हूं, तो मैं आज डिसाइड कर रहा हूं कि आज के बाद मेरी कंपनी में डेली 100 पेन बनेंगे। ये पेन की कंपनी है मेरी कंपनी में 100 पेन बनेंगे, ये मेरा डिसीजन है। दूसरा, अब 100 पेन कौन बनाएगा? आप लोग मेरे वर्कर्स हैं, तो आप लोग बनाएंगे। तो मैं आपको क्या करूंगा बेटा, मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, मतलब निर्देशन दूंगा। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, एक तो कोई चीज का डिसीजन लेना और उस डिसीजन को लागू करना है, तो उसके लिए डायरेक्शन देना ताकि हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। ध्यान रखें, हर डेफिनेशन में लिखा रहेगा उद्देश्यों की प्राप्ति। आप इतने समझदार बच्चे हैं और आपको मालूम है कि यदि संगठन बना है तो कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। अस्पताल का उद्देश्य है इलाज करना, स्कूल का या कोचिंग का उद्देश्य आप लोगों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना, यह हमारा पर्पस है। एक कंपनी खोलूंगा पेन की, तो मेरा उद्देश्य होगा ज्यादा से ज्यादा पेन बेचना, ज्यादा से ज्यादा गुड्स मेरा सेल करना ताकि मुझको प्रॉफिट हो। एक एनजीओ बनेगा तो बच्चों के लिए बना है, बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो उसका क्या उद्देश्य है? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षित करना। एक वृद्धाश्रम चल रहा है जहां पर बेसहारा बुजुर्ग लोगों को रखा जाता है, उनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को सहारा देना, उनकी लाइफ स्टाइल सही करना, उनकी परेशानियों को दूर करना। सब संगठन के उद्देश्य अलग हो सकते हैं, हर संगठन का उद्देश्य अलग होगा। पेट्रोल पंप पे मैनेजमेंट है, उसका उद्देश्य अलग है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, उसमें भी है, उद्देश्य अलग है। तो उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, मगर बिना उद्देश्य के, बिना पर्पस के, बिना ऑब्जेक्टिव के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बहुत बड़ा संगठन है मगर इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोल रहे हैं हर परिभाषा में आएगा उद्देश्यों की प्राप्ति, ये कॉमन शब्द है। ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिए, मैनेजमेंट का मतलब है निर्णयन और लोगों की क्रिया, जो भी लोग काम कर रहे हैं, लोगों की जो एक्टिविटीज हैं उनका डायरेक्शन मतलब निर्देशन। निर्णयन और व्यक्तियों की क्रियाओं का निर्देशन। सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ना है, कीवर्ड नंबर 1, कीवर्ड नंबर 2, मतलब डिसीजन एंड डायरेक्शन। क्या बोला गया है? डिसीजन मेकिंग एंड डायरेक्शन। क्या क्या बोला है? निर्णयन मतलब डिसीजन लेना, और सॉरी डायरेक्शन बोल दिया मैंने। यहां पर कंट्रोल है, कंट्रोल मतलब नियंत्रण। अभी आगे आएंगे दूसरे, उन्होंने डायरेक्शन बोला है। फिर से सुन लीजिए, गलत शब्द हुआ है। निर्णयन मतलब मैंने डिसाइड किया, फिर मैंने आपको डायरेक्शन दिया, तो डायरेक्शन नहीं बोला इन्होंने। यदि मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया कि ये 20 पेन बनाइए रोज, और आप नहीं बनाएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं आप पर कंट्रोल करूंगा। क्यों नहीं बना रहे हैं? कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना। तो देखिए बेटा क्या क्या है इसमें डायरेक्शन नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया है। यहां पर लिखा है डिसीजन और यहां पर लिखा है कंट्रोलिंग, तो ये बना डीसी का मतलब डिप्टी कलेक्टर, आपको ऐसे ही याद रखना है। डिप्टी कलेक्टर का मतलब हो गया है स्टैनले वेंस की परिभाषा में 2 ही शब्द दिए गए हैं, एक तो दिया गया है डिसीजन और दूसरा दिया गया है कंट्रोलिंग। अब बेटा सी से कई चीजें आती है, मैंने अभी बताया कमांड भी सी से आएगा, POC3 पढ़ा था आपने, ये देखिए यहाँ कमांड भी सी से।
कंट्रोल भी सी से और कोऑर्डिनेशन भी सी से। तो बहुत ध्यान से पढ़कर जाना है कि स्टेनले आ गया तो स्टेनले में जो सी है वो क्या है, वो कंट्रोल है। CNT लिख दिया मैंने आपके लिए, तो पूरा लिखूं डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग इसको पूरा बोलते हैं। और दूसरा क्या है, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग को CN लिख दिया। तो DC आपके लिए फॉर्मूला बन गया, जब भी DC के दो शब्द आए आप बोल देंगे स्टेनले वेंस ने बोला है। जब भी PO3 आया आप बोल देंगे हेनरी फेयोल ने। चलिए परिभाषा नंबर 7 बस खत्म होने वाला है। किसी किताब में 4 परिभाषा है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। मैं आपको पूरे ही लिखा रहा हूं, फिर इसके बाद आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। और एक साथ आप इस बोर्ड पर 4-5 किताबें पढ़ रहे हैं। मार्केट में जितनी किताबें मिल रही हैं पूरी किताबों का निचोड़ मैं इस बोर्ड पे दे रहा हूं। आपको इसके बाद कोई किताब पढ़ने की या कोई NCERT पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पूरी NCERT मैं पढ़ चुका हूं आपके लिए, आपको पूरा NCERT मैं यहां प्रेजेंट कर रहा हूं। अगली बात चलें ध्यान से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं बेटा जिनका नाम है FW टेलर। ये टेलर को नहीं भूल सकते, क्योंकि मैंने अभी बताया हेनरी फेयोल आपको यूनिट नंबर 2 में मिलेंगे तो ये 14 प्रिंसिपल देंगे, उसके पहले मिलेंगे टेलर। ये टेलर और फेयोल ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े 2 सिद्धांत दिए हैं। टेलर ने दिया है, उसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट। आगे चलकर मैं आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट पर आधे घंटे पौन घंटे की क्लास दूंगा तो आपको पूरा क्लियर होगा। टेलर ने कितने प्रिंसिपल्स बताए हैं, कितनी मान्यताएं दी हैं और कितने दर्शन दिए हैं। 3 चीजें टेलर की हैं, दर्शन, मान्यताएं और सिद्धांत। प्रिंसिपल दिए हैं, फिलॉसफी दी है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। अभी तो टेलर की बात करेंगे। टेलर ने बोला क्या है? टेलर ने बोला है, ध्यान देना, टेलर ने बोला है, बड़ी अच्छी बात बोली है, सुनने में भी अच्छी लगेगी। टेलर ने बोला है मैनेजमेंट सिर्फ ये जानने की कला है। जानने की कला मतलब आप सिर्फ ये जानने की कला है कि आप करना क्या चाहते हो। बड़ी अच्छी बात बोली है। मैनेजमेंट ये बताता है कि आप करना क्या चाहते हो, और जब मालूम पड़ जाएगा आपको कि आप क्या करना चाहते हो, उसके बाद करना अलग है और उसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना यानी सबसे अच्छा करना, और मितव्ययता पूर्ण करना यानी कम खर्चे में करना। ध्यान देना, बहुत अच्छी परिभाषा है। अभी हम इसको एनालिसिस करेंगे बाद में, अभी लिखते हैं। टेलर बोल रहे हैं यह मैनेजमेंट क्या है, यह केवल यह जानने की कला है। जानने की कला, मैनेजमेंट क्या है? जानने की कला, मतलब आर्ट ऑफ वांट। हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। आर्ट जानने की कला है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, यह जानने की कला है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक कला है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है, एम क्या है। हम कुछ भी बोलें, आगे चल के इन शब्दों के अर्थ समझेंगे। प्लस के बाद लगाएंगे देन मतलब तत्पश्चात। अब हमको मालूम पड़ गया बेटा कि हम चाहते क्या हैं, ठीक है, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इसके लिए हमको करना क्या है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम करना है, मतलब सबसे बेस्ट तरीका। तो लिख दिया है तत्पश्चात हम उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करते हैं। सर्वश्रेष्ठ एंड मितव्ययतापूर्ण। अब देखना इसके लिए क्या 2 शब्द हैं, ये दोनों शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से, इसी को बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ। कोई काम करना है तो सबसे अच्छे तरीके से करना है, यह है सर्वश्रेष्ठ। और दूसरी बात, ये कॉमर्स वाले समझते होंगे, मितव्ययतापूर्ण मतलब सबसे कम खर्चे में करना है, मतलब कॉस्टिंग भी कम होना चाहिए, काम भी अच्छा होना चाहिए, कॉस्टिंग कम होना चाहिए। एक उदाहरण दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। आप सारी जिंदगी इन दोनों शब्दों से ही कोई सी भी चीज खरीदने जाते हो। मान लीजिए आप मार्केट गए और आप जैकेट खरीदने गए, ठंड आ रही है, आपने बोला जैकेट खरीदना है बढ़िया वाला, कोई जिससे मुझको ठंड ना लगे, बढ़िया वाला कंपनी का। तो भैया जैकेट के लिए आप दुकान पर गए, उसने आपको जैकेट दिखाया तो आपने पहना और क्या बोला, हल्का है, क्वालिटी कम है। तो आप बोलेंगे भाई साहब थोड़ा ऐसा बताओ कि थोड़ा गर्म हो, ये तो हल्का कपड़े का दिख रहा है, स्वेटर या जैकेट, मतलब आपको क्वालिटी कम लगी, अच्छी बात है, मतलब ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। आप बोलेंगे इससे भी अच्छा बताओ,
बोलेगा रुकिए मैडम, रुकिए भाई साहब, इससे भी अच्छा अगला जैकेट निकालेगा। आप बोलेंगे इसका भी कपड़ा थोड़ा कमजोर है, इससे भी मजबूत बताओ, थोड़ा बढ़िया बताओ, 3-4 साल चले फटे नहीं। फिर वो बोले अच्छा ऐसा, आपको अच्छी क्वालिटी, रुकिए इससे भी अच्छी क्वालिटी, अब वो बेस्ट क्वालिटी आपके सामने रखेगा। मैडम ये सबसे अच्छा जैकेट है मेरी दुकान में। तो आप जैसे ही पहनेंगे, वाह ये है जरा जैकेट, आप पहन के देखेंगे, अरे वाह पूरा गर्म है ये तो, अभी से फीलिंग हो रहा है। मगर फिर आप बोलेंगे भैया इसका भाव क्या है, भैया भी बोल देंगे मैडम ये 7,500 रुपये का जैकेट है। वैसे मैडम बोल देगी थोड़ा हल्का कर दो, अरे अभी तो आप बोल रहे हैं थोड़ा भारी कर दो, अच्छा बता दो। मगर भैया आपका जैकेट तो बहुत अच्छा है, मगर आपका भाव बहुत ज़्यादा है, थोड़ा भाव कम करो। मतलब ये कि मैडम चाह रही अच्छा भी मिल जाए और सस्ता भी मिल जाए, बस यही दोनों पेयर है आपकी ज़िंदगी में। आप दुनिया में जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, आपको 2 चीज़ों का विश्वास होता है कि मैं सबसे अच्छा भी लाया हूँ और मैं सबसे सस्ता भी लाया हूँ। मान लीजिए आप जूते खरीद के आए, अपने दोस्त को दिखा दे, देख कितना अच्छा जूता है एडिडास का, नाइक का, वो बोलता बड़ा बढ़िया, मज़ा आ गया। फिर आप बोलते हैं 7,000 रुपये का शूज़ है, तो बोलता है महंगा ले आया क्योंकि ऑनलाइन तो ये 5500 में ही मिल रहा है। आप बोलते हैं अरे ठगा गया मैं। मतलब हम हमारी ज़िंदगी में क्या करते हैं, हमारे 2 पैरामीटर होते हैं, हमको अच्छा भी चाहिए और हमको सस्ता भी चाहिए। हमको अच्छा भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए, यही 2 मेजरमेंट है। बस इसी को बोल रहा हूँ, अच्छे को बोल रहा हूँ सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट, इफेक्टिवनेस, और इसको बोल रहा हूँ सस्ता भी, उसकी कॉस्ट कम आनी चाहिए, कॉस्ट कम आनी चाहिए, कॉस्ट उसकी ज़्यादा नहीं। हम इन दोनों को बैलेंस करके लेते हैं। तो कितनी अच्छी परिभाषा दी है F.W. टेलर ने। अभी मैं इसकी मॉडल डेफिनेशन बताऊंगा सबसे लास्ट में। जब आप इतनी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे सर लास्ट में हम कौन सी डेफिनेशन माने, तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आने वाली है, इसको आप नोट कर लीजिए। टेलर का फिर से देखिए, व्हाट डू यू वांट, हम क्या चाहते हैं, ये जानने की कला ही मैनेजमेंट है। और हम जो चाहते हैं उसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें और मितव्ययता पूर्ण करें, यही मैनेजमेंट का काम है। ये थे मिस्टर F.W. टेलर, और ये हो गई आपकी 7 परिभाषा। सिर्फ एक परिभाषा और बची है, उसको लिख लीजिए, आपका काम कंप्लीट हुआ। फिर आप अगले पे चलेंगे। ये आपका डेफिनेशन और मीनिंग लगभग कंप्लीट हो गया। अब अगली परिभाषा किसकी है, अगली परिभाषा टेलर हो गए आपके कंप्लीट। इसके बाद लॉरेंस एप्ले बता दिया गया है, हेनरी फेयोल बता दिया गया है, स्टैनले बता दिया गया है, मेरी पार्कर फॉलेट बता दिया गया है, लूथर गुलिक और उर्विक बता दिया गया है। अब आप 1 या 2 परिभाषा और लिख लीजिए, वो इसलिए कि आपको किसी से भी कम नहीं गिरना है। और आपको मैंने शुरू में ही बोल दिया कि मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको इसके बाद कोई दूसरी किताब, कोई दूसरा लेक्चर आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपका इसी में सारा काम हो जाए, आपको दूसरा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो शुरू करते हैं। एक डेफिनेशन मेरी तरफ से और लिखिए, लास्ट डेफिनेशन लिखिए, देखना बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पीटर ड्रकर ने क्या बोला है, पीटर ड्रकर ने भी एक इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है। उन्होंने बोला ये 4 चीज़ों का प्रबंध करता है। जो मैनेजमेंट है वास्तव में 4 चीज़ों को मैनेज करता है। देखिए क्या क्या लिखा है उसने। पहले लिखा है व्यवस्था का प्रबंध, व्यवस्था का प्रबंध यानी मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम। आपका सिस्टम क्या है उसका मैनेजमेंट करना। देखिए जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो एक स्टेटमेंट आता है, भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध किया जाए, तो ये वाक्य अशुद्ध होता है, क्योंकि व्यवस्था और प्रबंध हिंदी में हम ग्रामर में समझते हैं कि वो एक ही है, मगर यहाँ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ व्यवस्था अलग है और मैनेजमेंट। व्यवस्था मतलब हम आखिर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है, इलाज करना, उसकी अलग अलग व्यवस्था की जाए, कहाँ पर क्या होगा, सारी चीज़ों की व्यवस्था। ऊपरी तौर पर मैनेजमेंट को बोला गया है व्यवस्था का प्रबंध। इसके बाद बोला गया है कार्यों का प्रबंध, कार्यों का प्रबंध इट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन। पहले व्यवस्था बनाइए, व्यवस्था का प्रबंध करिए, फिर अलग अलग कार्यों का अलग अलग प्रबंध करिए। हॉस्पिटल में यहाँ पर आपका ब्लड का काम होगा, यहाँ पर पैथोलॉजी का काम होगा, यहाँ एक्सरे का काम होगा, ये कार्यों का प्रबंध कर दिया अलग अलग। अब दूसरी बात, कार्य का भी प्रबंध हो गया। अब व्यक्तियों को लाइए कि काम करेगा कौन, डॉक्टर अलग, नर्स अलग, लैब टेक्नीशियन अलग, तो हम बोल रहे हैं व्यक्तियों का प्रबंध। यहाँ व्यक्तियों का मतलब कर्मचारी हैं, व्यक्तियों का प्रबंध, ये व्यक्तियों का प्रबंध मतलब मैनेजमेंट ऑफ
वर्कर्स, मैनेजमेंट ऑफ पर्सन्स बोले या मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स बोले ज़्यादा अच्छा होगा। और लास्ट बोलता है, देखिए लास्ट क्या बोलता है, प्रबंधकों, प्रबंधकों का प्रबंध। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब इतना सब कुछ कर लिया तो मैनेजर भी तो होना चाहिए, तो मैनेजर का भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कौन होंगे मैनेजर, तो देखिए मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन, मैनेजमेंट ऑफ पर्सन्स और मैनेजमेंट ऑफ मैनेजर्स, ये चारों बातें बोली हैं पीटर ड्रकर ने। आपकी इतनी बड़ी परिभाषा कभी आ जाए तो आप बोल देना ये पीटर ड्रकर हैं जिन्होंने चार चीजें बताई हैं, व्यवस्था का प्रबंध करना, कार्यों का प्रबंध करना, कार्य करने वालों का प्रबंध करना और प्रबंधकों का, मैनेजर्स का भी मैनेज करना या मैनेजमेंट करना। इसी को क्या बोला गया है, इसी को पीटर ड्रकर द्वारा मैनेजमेंट की परिभाषा के रूप में। अब लास्ट परिभाषा 7 के बाद ये 8 हो गई और 9 नंबर पर एक छोटी सी परिभाषा और हमारा डेफिनेशन वाला टॉपिक खत्म। अब लास्ट वाली परिभाषा है मिस्टर मूने एंड रेले। मूने और रेले का जोड़ा याद रखेंगे, मूने एंड रेले, ये दोनों एक साथ आते हैं। मूने एंड रेले आपको याद रखना, जैसे वहां दो लोग आते हैं गुलिक एंड उर्विक, वैसे यहां दो लोग हैं मूने और रेले। मूने और रेले ने क्या बोला है, इन्होंने बोला मैनेजमेंट ज्यादा कुछ नहीं है, केवल मैनेजमेंट दो ही काम है। एक तो मैनेजमेंट डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब आपको मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, निर्देशन दे रहा हूं। जैसे मैंने आपको डायरेक्शन दिया कि आप बेटा मेरी कंपनी में 20 पेन बनाइए, आप मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया ऐसे ऐसे काम करिए, मगर आपका मन ही नहीं हो रहा है काम करने का, तो आप बोलेंगे अरे क्या यार काम थमा के चला गया। तो फिर आप कब काम करेंगे, जब आपके अंदर से इच्छा होगी। और आपके अंदर से इच्छा कब होगी, जब मैं आपको मोटिवेट करूंगा। मोटिवेट मतलब किसी न किसी, कोई ना कोई मोटिवेशनल फैक्टर है जिसकी वजह से आप काम करेंगे। ठीक है, फाइनली आप यदि मेरे यहाँ जॉब कर रहे हैं तो आप सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, ये इकोनॉमिकल फैक्टर है। ठीक है ना, आपको सैलरी टाइम पे मिलेगी, आप मोटिवेट रहेंगे। सैलरी लेट दूंगा तो नहीं होंगे। तो मूने और रेले ने सिर्फ दो शब्द बोला है, एक तो निर्देशन, एक तो निर्देशन और एक प्रेरण, प्रेरणा। प्रेरणा को बोलते हैं अभिप्रेरणा, अच्छे से लिख लें तो अभिप्रेरणा हिंदी वाले, मगर इंग्लिश से ही पकड़ेंगे कीवर्ड्स डी और एम। डीएम मतलब डायरेक्शन एंड मोटिवेशन। ये ध्यान रखना, दो शब्द मिल जाएं कि डायरेक्शन और मोटिवेशन किसने बोला है, तो आप बोलेंगे मूने और रेले ने। ये हो गई हमारी 9 परिभाषा। इतने से बाहर पेपर नहीं जाएगा, आप पूरी 9 परिभाषा का लिस्ट बना लेना। मैं आपको ओवरऑल बोलता हूं, सबसे ज्यादा याद रखना हेनरी फेयोल का। हेनरी फेयोल का क्या बताया था, POC3, क्या बताया था, POC3। POC3 हेनरी फेयोल का बहुत पूछता है। ये हो गई सारी परिभाषा आपकी। अब मैं बात करता हूं, इनका भी ध्यान रखना, ये DC थे, DC में यहाँ डिसीजन मेकिंग था और यहाँ कंट्रोलिंग था। ये DC मतलब डिप्टी कलेक्टर और ये DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कलेक्टर को DM भी बोलते हैं, आपको पता है। जब कलेक्टर जुडिशियल काम करता है तो वो DM कहलाता है। चलिए, अब ये हो गया आपका सारी परिभाषा खत्म। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर इतनी सारी परिभाषा है, यदि आपसे कोई पूछे कि एक परिभाषा बताओ, स्टैंडर्ड परिभाषा बताओ कि आखिर मैनेजमेंट क्या है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टैंडर्ड परिभाषा दूंगा और छोटा सा उसका एनालिसिस दूंगा सिर्फ 2 मिनट में। देखिए, आदर्श परिभाषा लिखने जा रहे हैं सर। आदर्श मतलब सबसे बढ़िया परिभाषा जो किसी ने नहीं दी है, ये हम डायरेक्ट बनाकर लिखेंगे। हमारी आदर्श परिभाषा क्या है, मैनेजमेंट आखिर क्या है, क्या डेफिनेशन है। देखिए, मैनेजमेंट हमको मालूम है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना उद्देश्य के नहीं होगा, तो उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या क्या करेंगे। देखना, वो बोल रहा है उद्देश्य को, किसी भी संगठन में जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति को, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ये तो कॉमन होता है बेटा, ये सब में लिखा रहता है, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। देखना कितने अच्छे शब्द मिलेंगे। उद्देश्य में आदर्श परिभाषा दे रहा हूं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना, प्राप्त करने की प्रक्रिया ये लिख दिया, ये तो छोटा सा लिख दिया, मगर उद्देश्य प्राप्त तो हो, मगर कैसे हो। 2 चीजों का ध्यान रखना, जो भी उद्देश्य आप प्राप्त करेंगे वो प्रभावी पूर्ण तरीके से, देखना कितना अच्छा शब्द आएगा, प्रभाव पूर्णता के साथ। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, प्रभाव पूर्णता। और दूसरा क्या बोल रहा है, दक्षता के साथ। अब यहां पर मैं दक्षता लिख दूं या मैं कुशलता लिख दूं, दोनों का एक ही मतलब है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ। ध्यान से सुनिए, किसी भी संगठन के उद्देश्यों को प्रभाव पूर्णता 1 और दक्षता 2, इन दोनों के साथ प्राप्त करने की प्रक्रिया ही मैनेजमेंट है।
फिर से बोल देता हूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को प्राप्त तो करना है, मगर उद्देश्य प्राप्त कैसे करना है? प्रभावपूर्णता भी होनी चाहिए और कुशलता भी होनी चाहिए। अब इंग्लिश लिखिए इसका। इंग्लिश इसका होता है इफेक्टिवनेस और इसका इंग्लिश होता है एफिशिएंसी। मतलब दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है इफेक्टिवनेस और एक होता है एफिशिएंसी। बेटा अभी मैंने आपको जैकेट वाला एग्जांपल समझाया था, ये वही चीज है, उसी से रिलेटेड है। देखिए अब इसमें 3 शब्द की वैल्यू है। पहला शब्द ये कि ये एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रक्रिया। और हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि इसका व्यापक व्यू क्या बोलता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें पोस्ट कोर्ब आपने याद हो तो बस। प्रक्रिया का मतलब क्या है? प्रक्रिया का मतलब वही है पोस्ट कोर्ब, मतलब इसमें बहुत सारी छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारी प्रक्रियाओं से मिलकर जो बड़ी प्रक्रिया बनी है उसी का नाम मैनेजमेंट है। तो पहला तो आप समझ गए, तीनों पे गोले लगाता हूं। एक इसको समझ लीजिए आप, एक इसको समझ लीजिए 2 और एक इसको समझ लीजिए। बस ये 3 ही शब्द हैं इसकी जान, पूरे मैनेजमेंट की जान है ये। एक तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, दूसरा मैनेजमेंट में जो उद्देश्य प्राप्त करेंगे वो इफेक्टिवनेस होने चाहिए, और तीसरा वो एफिशिएंसी पर भी ध्यान देना चाहिए। अब देखो ये दोनों में अंतर समझाता हूं। एक होता है प्रभावपूर्णता, ये लिख दिया मैंने प्रभावपूर्णता, या इसको प्रभावपूर्णता लिखेगा या फिर प्रभावी भी लिख सकता है, प्रभावी। और यहां पर लिख रहा हूं मैं कुशलता। What are difference between कुशलता एंड प्रभावपूर्णता? What are difference between effectiveness एंड efficiency? इसको ध्यान से समझे। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है टाइम पर काम पूरा करना, समय पर काम पूरा करना। ये क्या है? ये प्रभावपूर्णता है। मैं पूछूंगा प्रभावपूर्णता क्या है तो आप बोलेंगे समय पर। भैया काम पूरा होना जरूरी नहीं है, मगर टाइम पर पूरा होना जरूरी। समय पर कार्य पूरा होना। एग्जाम्पल देता हूं बेटा, आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें रेनकोट बनता है, रेनकोट जो बारिश में पहनते हैं। तो आप रेनकोट बनाएंगे तो कब बनाएंगे? जब बारिश शुरू होगी उसके पहले आपका रेनकोट मार्केट में आ जाना चाहिए। यदि आप बनाने में लेट हो गए, बारिश शुरू हो गई और आपका रेनकोट अभी तक बन ही रहा है कंपनी में, तो दूसरी कंपनी आएगी और उसका रेनकोट बेचकर चली जाएगी। आप फ्रिज बना रहे हैं तो गर्मियों के पहले आपका फ्रिज मार्केट में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं सही समय पर कार्य पूरा हो जाए, सही टाइम पर काम पूरा हो जाए तो उसी को प्रभावपूर्णता बोलते हैं। ये भी बात समझ गए। इसी को मैं घुमा के क्या लिख सकता हूं? इसी को घुमा के लिख सकता हूं लक्ष्य पूरा हो जाए, ये भी लिख सकता हूं। इसको और घुमा के लिख सकता हूं उद्देश्य पूरा हो जाए। मतलब कुछ भी बोलें आप, लक्ष्य को पूरा करना, उद्देश्य को पूरा करना, और वो भी सही समय पर पूरा करना। अब देखिए ये तो बेटा आसान है, हर मैनेजर ये कर लेता है, टाइम पर काम सब पूरा कर लेते हैं। मगर टाइम पर काम पूरा करने से आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और एक अच्छा मैनेजर जो होता है बेटा, वो प्रभावपूर्णता और कार्यकुशलता दोनों पर ध्यान देता है। अब कार्यकुशलता क्या है? कार्यकुशलता यह है कि जो काम आप करेंगे, उसकी लागत होगी। लागत मतलब कॉस्टिंग होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि स्कूल खुलने वाले हैं, इसमें कि हमको 1 लाख पेन बनाना है। मेरी कंपनी है कैमलिन की, मेरी कंपनी है, कैमलिन का पेन है ये। मुझको 1 लाख पेन बनाना है। जुलाई में स्कूल खुलेंगे, मेरा 1 लाख पेन जून में बन जाना चाहिए। तो ये मेरी क्या है? प्रभावपूर्णता है। तो आप मेरे सब वर्कर हैं, आपने बोला ठीक है सर 1 लाख पेन हम कैसे भी बना देंगे और जून के पहले ही बना देंगे, 10 जून को ही बना देंगे। 15 जून बहुत दे दिया आपने, 5 दिन पहले। मगर मैं बोलूंगा बेटा पेन आपने टाइम पर बना तो दिया, मगर जब आपने पेन बनाया तो इसकी जो कॉस्ट आई मुझको, ये कॉस्ट बहुत ज्यादा आ गई। मतलब ये महंगा पड़ गया, ये 10 रुपए का मुझको घर में पड़ गया। अब मैं इसको बेचूं कैसे? क्योंकि 10 में तो मार्केट में बिकता है, तो मुझको क्या मिलेगा? तो मतलब इसका मतलब होता है जो भी आप काम करें उसकी कॉस्ट कम हो, उसकी कॉस्ट भी कम होना चाहिए। मतलब दोनों चीजों को देखिए, काम समय पर होना भी चाहिए और काम सस्ता भी होना चाहिए, मतलब उसकी कॉस्टिंग कम होनी चाहिए। तो यहां पर आपको ऐसा शब्द लिख कर देगा वो आगत निर्गत संबंध, ये ऐसे शब्द लिख कर देगा एग्जाम में। आगत निर्गत संबंध क्या है? आगत निर्गत विश्लेषण क्या है? विश्लेषण इंग्लिश में बोलें इनपुट आउटपुट रेशो। इनपुट आउटपुट रेशो आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब ये
कि इस पेन को बनाने में आपने जो मशीन का प्रयोग किया, जो कर्मचारियों का प्रयोग किया, जो आपका प्लास्टिक लगा, जो आपकी इंक लगी, ये सब महंगी नहीं होना चाहिए, वरना ये पेन आपका 10 रुपये में पड़ेगा तो 10 में मार्केट में कैसे बेचोगे? कहीं ना कहीं ये पेन आपको 9 रुपये का पड़ना चाहिए, तब तो आप 1 रुपये कमाओगे। मतलब पेन समय पर भी बनाना है और पेन को जितना हो सके सस्ता बनाना है ताकि हम लाभ ज़्यादा कमाएं, हमको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये क्या है? ये है इनपुट आउटपुट रेशो। मतलब आपने इस पेन को इनपुट क्या डाला, इसके अंदर प्लास्टिक कितना लगा, इसके अंदर कैप में कितना प्लास्टिक लगा, इंक कितने की लगी, ये आपका इनपुट है। और आउटपुट क्या आया? आउटपुट मतलब आपका पेन की कॉस्टिंग क्या आई। 8 रुपए का आपको पेन पड़ा। दूसरी बात, इसी को घुमा फिरा के बोल सकते हैं लागत लाभ विश्लेषण। ये ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा बेटा, लागत लाभ विश्लेषण। इट मींस कॉस्ट प्रॉफिट का एनालिसिस होना चाहिए आपके पास कि कॉस्टिंग क्या आई है और प्रॉफिट क्या होगा। तो ये दोनों बात, ये कैसे होगा बेटा? ये कैसे होगा? जब हम किसी मनुष्य यानी कर्मचारी, या फिर किसी माल यानी गुड्स, या फिर किसी मशीन का, तीनों का, मनुष्य मतलब हमारे कर्मचारी हुए, माल हुआ यानी हमारा गुड्स हुआ इसमें जो लगा, मशीन मतलब जिस मशीन का, इन तीनों का प्रॉपर यूज करें, अच्छा यूज करें, सस्ता यूज करें, कम से कम यूज करें। कम से कम कर्मचारी लगेंगे, कम से कम माल लगेगा और कम से कम मशीन का प्रयोग करोगे तो अपने आप ही क्या आ जाएगी? कुशलता आ जाएगी और ये पेन आपको 8 रुपए में पड़ेगा। अब ये दोनों बातों को ध्यान से सुनिए। कई जो भी कंपनी आप देखते हैं कंपनी फेल हो गई, वो मैनेजर क्या करते हैं? वो सिर्फ प्रभावपूर्णता पर ध्यान देते हैं। मतलब टाइम पे माल बेचना है, ठीक है, टाइम पे माल बेचना है, और वो कुशलता पर ध्यान नहीं दे पाते। इसका उल्टा सोचिए, कई लोग सिर्फ कुशलता पर ही ध्यान देते हैं मगर प्रभावपूर्णता पर ध्यान नहीं दे पाते। जैसे आपने बोला, सर ने बोला कुशलता पर ध्यान दो, एफिशिएंसी पर ध्यान दो, तो आपने बोला ठीक है पेन को कम से कम लागत में बनाएंगे, कम से कम लागत में बनाएंगे। 8 रुपए का पेन बन गया, मगर पेन बन के मार्केट में कब आया पता है? मार्केट में आया अगस्त के महीने में, और जुलाई के महीने में बाकी कंपनी के पेन आ गए और बिक गए। अब मेरा पेन आने से क्या होगा? बारिश निकल जाएगी तब मेरा रेनकोट मार्केट में आएगा, गर्मी खत्म होने होगी तब मेरा फ्रीजर मार्केट में आएगा, एयर कंडीशन तो मैं किसी काम का नहीं, क्योंकि दूसरी कंपनी आएगी और वो बेचकर चली जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों को ध्यान रखना एक अच्छे मैनेजमेंट की पहचान है। एक अच्छा मैनेजमेंट क्या है? एक अच्छा मैनेजमेंट क्या है? जो प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों को बैलेंस कर कर चलता है। ध्यान दीजिए, यदि प्रभावपूर्णता बढ़ जाए और कुशलता घट जाए तो भी कोई काम का नहीं। मतलब आपने समय पे तो बना लिया मगर महंगा बन गया, समय पे बनाया मगर महंगा बन गया, तो आपने किस पर ध्यान दिया? प्रभावपूर्णता पर। यदि आपने सस्ता बना लिया, मान लीजिए सस्ता बना लिया मतलब कुशलता पर ध्यान दिया, मगर टाइम से लेट हो गए, मार्केट में आपका प्रोडक्ट आ ही नहीं पाया, दूसरी कंपनी आई और वो बेचकर चली गई, तो सीधी सी बात, एक अच्छा मैनेजमेंट जो होता है, वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को प्रॉपर बैलेंस करके चलता है। किसी एक का ऊपर जाना, एक का नीचे जाना बुरा मैनेजमेंट, किसी दूसरे का ऊपर जाना, पहले का नीचे जाना, यह भी बुरा मैनेजमेंट। तो फिर अच्छा मैनेजमेंट क्या है? अच्छा मैनेजमेंट वो है जो दोनों को एक साथ बैलेंस कर कर चलता है, यानी वो समय पर सामान भी देता है और सामान सस्ता भी मार्केट में देता है, और वही कंपनी आगे जाती है जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का प्रॉपर बैलेंस करके चलती है। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। क्या क्या सीखा आपने डेफिनेशन में? किसी भी उद्देश्य को प्राप्त तो करना है, मगर किसके साथ बेटा? केवल प्रभावपूर्णता के साथ नहीं, प्रभावपूर्णता भी अच्छी होना चाहिए और कुशलता भी अच्छी होना चाहिए, तभी वो अच्छा मैनेजमेंट होगा। उसी को आप गुड मैनेजमेंट बोलेंगे। और आपको ये बता दिया, तीसरा शब्द, ये एक प्रक्रिया है जिसमें आप देख चुके हैं, इसमें कई सारी चीजें आती हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग। तो ये था आपका स्टैंडर्ड परिभाषा, और ये सारी हो गई मैनेजमेंट की परिभाषा।